हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है विलियन। इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बट न्यूमेरिकल का ये पार्ट 2 है। इस चैप्टर जो विलियन चैप्टर है इसका पार्ट 1 यदि आपने न्यूमेरिकल का नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का एक लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के देखने के पश्चात आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 2 है, इसको अगर आप देख लेते हैं पूरी तरीके से आपका जो न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर बेसिक टू हाई न्यूमेरिकल को चला रहा हूँ, जिसमें जिन विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता वो खासकर इस वीडियो में बने रहें, आसानी तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल लिया है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया, विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर क्वेश्चन ये है, तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कौन से बोर्ड एग्जाम? प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इन बातों को जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब दूसरी बात आता है कि अगर आपको क्वेश्चन दे दे न्यूमेरिकल में तो सबसे पहला आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मतलब आपका टारगेट जो है वो आपको पता करना है पहले। तो अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारा टारगेट क्या कह रहा है? कह रहा है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया, विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो किसकी कौन सा चीज है जिसको हमें पता लगाना है? तो यहाँ पे कह रहे हैं ना विलियन की मोलरता की गणना कीजिए, मतलब मोलरता को हमें पता लगाना है कि व्हाट इज मोलरता, मतलब इसकी मोलरता क्या है। इसके लिए यदि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए कौन सा चीज हमें ज्ञात करने को कह रहे हैं। दूसरा, इस न्यूमेरिकल में हमें कौन कौन सा पॉइंट्स दिया है, कौन कौन से अंक है, वैल्यू हैं, उसको आपको दिया है करके लिखा जाता है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक एक करके सॉल्व करते हुए हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल लिख दिया, उसके बाद आप लिखेंगे दिया है, ठीक है जी। सबसे पहले हमने लिख दिया है। अब क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। देखिए 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया। किसको घोला जा रहा है? पोटेशियम क्लोराइड को। तो पोटेशियम क्लोराइड क्या हो गया? विलेय हो गया। जो घुलता है वो विलेय होता है, तो इसका मतलब विलेय है। विलेय कौन है? पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका सूत्र क्या होता है? KCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड। तो विलेय का भार कितना दिया है भैया? तो विलेय का भार आपको दिया है 15 ग्राम, तो ये हम लिख देंगे 15 ग्राम, ठीक है जी। विलेय का भार हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि 1 लीटर जल में घोला गया है, मतलब घोल दिया गया है 1 लीटर जल में। तो ये 1 लीटर क्या है? यही है विलियन का आयतन। क्या है? विलियन का आयतन। तो हम लिखेंगे विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन कितना है? 1 लीटर है। समझ गए हैं? तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो गलती क्या करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पे कहा गया 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया, तो वो 15 ग्राम जो पोटेशियम क्लोराइड है इसे तो विलेय का भार मान लेंगे, परंतु इसे 1 लीटर को वो विलेय का आयतन मतलब विलियन का आयतन ना मानकर वो विलायक का भार जान लेते हैं कि विलायक का भार है 1 लीटर। तो ऐसा नहीं है, जहां भी लीटर दे दे, मिली मतलब ml दे दे, लीटर दे दे, मिलीलीटर दे दे, तो वो सभी क्या है? वो आयतन का मान दिया होता है। अब किसका आयतन? विलियन का आयतन। तो यहाँ पे विलियन का आयतन है। इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयतन का मात्रक क्या होता है? लीटर होता है, मिलीलीटर भी होता है, सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। तो इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद देखिए विलेय का भार हमने लिया है ना, तो एक और चीज, विलेय का भार हमने ज्ञात किया है तो विलेय का अणुभार भी ज्ञात कर लेते हैं। क्यों हम ज्ञात कर रहे हैं वो आगे आपको अभी पता चलेगा। तो विलेय क्या है? KCl है। तो KCl का क्या हम ज्ञात कर रहे हैं? अणुभार।
क्यों हम ज्ञात कर रहे हैं वो आगे आपको पता चलेगा। तो KCl का अणु भार यदि ज्ञात करें, अणु भार कैसे ज्ञात करते हैं, पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है भैया, होता है 39, तो 39 हमने लिख दिया। क्लोरीन का कितना होता है परमाणु भार, 35.5 होता है। अगर हम इनको ऐड करें तो क्या मिलता है, तो ये 0.5 लिख जाएगा, 5 4 9 5 14 के 4 और 3 3 6 1 7, मतलब अणु भार जो होगा, अणु जो भार होगा वो कितना हो जाएगा, वो 74.5 हो जाएगा। तो इतनी बात अब हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब समझिएगा क्यों हमने ऐसा किया। अब देखिए ये क्या हो गया भैया, अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो बताइए मोलरता का फॉर्मूला पता है, मोलरता, ये क्या हो रहा है भैया, मोलरता इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे विलेय का भार विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, तो मैं विलेय का अणुभार ना लिखकर सीधा अणुभार लिख दे रहा हूँ। ये बात आप याद रखेंगे कि ये फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ये बात आप याद रखेंगे, विलयन का जो आयतन है वो हमेशा लीटर में होना चाहिए। ठीक है जी, ये बात आप याद रखेंगे। तो ये क्या है, ये है फॉर्मूला, ये क्या है, ये फॉर्मूला है विलयन का, मतलब मोलरता का। तो मोलरता इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन। विलेय का भार हमेशा ग्राम में होना चाहिए, विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। तो अब चलिए हम मान पुटअप करते हैं। देखिए मोलरता को हमने m से लिख दिया संकेत रूप में। विलेय का भार, विलेय का भार कितना है 15 ग्राम है, तो ये हमने 15 ग्राम लिख दिया। विलेय का अणुभार, देखिए विलेय का अणुभार है तो इसीलिए हमने विलेय का अणुभार ज्ञात किया था, 74.5 है, तो 74.5 हमने लिख दिया। और गुणे क्या होता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन 1 लीटर है, तो 1 लीटर हमने यहाँ पे लिख दिया ना। अब देखिए ये तो हो जाएगा 15, 74.5 में अगर 1 का गुणा होता है तो ये 74.5 ही हो जाएगा ना। अब देखिए अगर आप 74.5 में 15 का भाग देते हैं तो या तो आप ऐसे दे दीजिए या आप सिंपल में कुछ ना करें, ऊपर और नीचे 10-10 का गुणा करा दें। ठीक है, अगर दशमलव को हटाना है तो ऊपर नीचे 10-10 का गुणा करा देते हैं। तो अगर इसमें 15 में 10 का गुणा होगा तो 150 हो जाएगा। अगर 74.5 में अगर 10 का गुणा हुआ तो ये 745 हो जाएगा। अब आप सिंपल में कहें तो यहाँ तक ये आपका आंसर हो जाएगा, मेन आपका आंसर ये हो गया। m इक्वल टू क्या होता है 150 बाई कितना 745, ये आपका हो गया। या आप इसको पॉइंट में लिखना चाहें, ठीक है, तो अगर आप 745 में अगर 150 में भाग देते हैं तो ये आपका 0.20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो या तो आप इतना रहने दें या अब दशमलव में लिखना चाहें तो इतना लिख दें, आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात देखिए, जो मान दिया है, वैल्यू दिया है, उसको लिखा जाता है। उसके बाद मुझे पता था कि अणु भार की जरूरत पड़ेगी, इसलिए विलेय का भार जब हमने ज्ञात किया तो अणु भार भी हमने ज्ञात कर लिया। समझ रहे हैं ना, तो इसलिए हमने ज्ञात किया है। मान ये फॉर्मूला याद रखेंगे, मान पुटअप किया है, आ गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको भी आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए जी, चलिए दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। देखिए दूसरा क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। एक विलयन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है। इसकी मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए।
मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। पहला हमारा क्या हमें पता करना है, लक्ष्य, टारगेट क्या है, तो हमारा टारगेट पता चल गया कि मोलरता और नॉर्मलता की गणना करना है। दूसरा, इसमें कौन कौन सा किस चीज का मान दिया है इसको हमें समझना है और लिखना है दिया है करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल, और हल में हम क्या लिखेंगे, दिया है। अब क्या क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया। किसको घोला जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 40 ग्राम। जिसको घोला जाता है वो होता है विलेय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना है, 40 ग्राम। यहाँ पे कह रहे हैं 500 ml जल में घोला गया है, मतलब घोल दिया गया है। तो 500 ml, हमने आपको कहा था कि जहाँ पे लीटर दे ml दे उसको आप जानिएगा कि वो आयतन है। तो मतलब ये विलियन का आयतन है 500 ml। तो हम लिखेंगे विलियन का आयतन। विलियन का आयतन कितना दिया है, 500 ml। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो इसको ml को लीटर में चेंज नहीं करते। लीटर में हम चेंज कर लेते हैं, क्यों, आगे आपको पता चलेगा। देखिए लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 500 है, इसको अगर 1000 से भाग देते हैं तो ये अब लीटर में चेंज हो गया है। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम में 5 और 5 दूना 10, मतलब ये 1/2 आ गया। तो ये 1/2 क्या है, आयतन है। ठीक है, तो ये है विलियन का आयतन 1/2 हो गया। मैं आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले विलेय का भार पता चल गया, विलेय का आयतन हमें पता चल गया। उसके बाद एक और चीज हम ज्ञात करेंगे, विलेय का भार दिया है, अणुभार की हमें आवश्यकता पड़ेगी मोलरता के लिए। तो विलेय का हम अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे विलेय का अणुभार। विलेय क्या है, विलेय सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो NaOH का अणुभार। अब चलिए हम निकालते हैं। देखिए सोडियम जो Na है इसका परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, 16, हाइड्रोजन का 1, ये 23 और 16 39 है, 1 40, ये आपका 40 आ गया जो है अणुभार। एक बात याद रखेंगे, जिनको अणुभार निकालने नहीं आ रहा है वो YouTube पे लिखिएगा अणुभार निकालना सीखें ब्रदर सर। आपको एक वीडियो मिलेगा YouTube पर, उसको सर्च करके पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, तो आपको निकालना आ जाएगा। तो इतनी बात आप समझ गए हैं। तो अब हम निकालते हैं, अब लगाते हैं हम अपना फॉर्मूला, मोलरता। मोलरता इक्वल टू हमें क्या पता है, मोलरता इक्वल टू हमें पता है, मोलरता इक्वल टू हमें पता है विलेय का भार बटे अणुभार गुणे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, अब वो भी किसमें, लीटर में। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ पे विलियन का आयतन ml में दिया था, लीटर में क्यों चेंज किया है, क्योंकि हमें पता था यहाँ पे लीटर में ही मांगेगा, ठीक है ना, इसीलिए। तो ये सब कुछ फॉर्मूला जिनको पता होगा वही इसको कर पाएंगे, वही ये बातें समझ पाएंगे और आसानी तरीके से कर पाएंगे। तो इसीलिए फॉर्मूला आप जरूर याद कीजिएगा। देखिए मोलरता को m से हमने लिख दिया, विलेय का भार कितना है, 40 है, 40 हमने लिख दिया, अणुभार कितना है, 40 है, गुणे विलियन का आयतन कितना है जी, 1/2 है। देखिए 1/2 है, अब आप समझिएगा, ये 2 एकम में 2 और 2 से ये 40 20 बार में कट जाएगा। अब 20 एकम में 20, अब 20 दूना 40, समझ रहे हैं। तो ये आपका टोटल m का जो मान आ गया वो 2 आ गया, मतलब मोलरता का जो मान आया है वो कितना आया है, 2 आ गया है, 2 आ गया है। तो ये मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो देखिए
जितना मोलरता की हमने गणना कर लिया, इसी प्रकार नॉर्मलता की गणना करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, क्या मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि आप लिखेंगे अतः नॉर्मलता का मान भी 2 आएगा। ठीक है, ये आप नोट में लिख लेंगे कि अतः नॉर्मलता का भी मान क्या आएगा, 2 ही आएगा, मतलब n का भी मान कितना आएगा, 2 आएगा। जिस प्रकार m का मान, मोलरता का मान 2 आया है, नॉर्मलता का भी मान 2 आएगा। आप कहेंगे सर कैसे? तो कैसे का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा कि देखिए, नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे अणु भार के जगह पर तुल्यांकी भार होता है, और विलयन का आयतन लीटर में हो जाएगा। यही सेम टू सेम होता है, केवल अंतर क्या होता है, अणु भार जहाँ लिखा है वहाँ पे तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो देखिए, हम इतनी बात आपको बता दें कि जो अणु भार होता है ना, अणु भार वो तुल्यांकी भार के बराबर होता है, तुल्यांकी भार के बराबर होता है। तो ये बताइए अणु भार कितना है? अणु भार हम जानते हैं 40 है, तो अणु भार यदि 40 है तो तुल्यांकी भार भी तो 40 होगा। तो इसका मान, सभी तो मान यहाँ पे भी हम फिर से 40 ही रखेंगे, काटेंगे फिर से तो नॉर्मलता का भी तो 2 ही आएगा ना। इसलिए ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बट आपको मेन ये याद रखना है, इतना लाइन आप नीचे लिख देंगे। या आप नहीं लिखना चाहते ना, तो आप फिर से सॉल्व कर लीजिएगा। आप लिखेंगे नॉर्मलता इक्वल टू विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में, मान रख दीजिएगा फिर से नीचे, तो आपको n का भी मान 2 ही आएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, हमारा लक्ष्य ये है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक टॉपिक को पढ़ाना, समय भी कम लगे, हम ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ, यही तो लक्ष्य है ना हमारा। और मैं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा न बचे जो कहे कि न्यूमेरिकल से मुझे डर लगता है। सभी को न्यूमेरिकल आना ही चाहिए। न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं स्टूडेंटों का नंबर कम आता है जिनका न्यूमेरिकल में क्या होता है, उनका अच्छा कमांड नहीं होता है। इसलिए मैं कहूँगा न्यूमेरिकल को अच्छे से ध्यान से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। जो भी कर रहे हैं मन लगा के कीजिए, आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, आपका अच्छा नंबर से आप पास भी होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। 2 हमने न्यूमेरिकल जाना, अब नॉर्मलता मोलरता में तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं एक न्यू टॉपिक पे, न्यू क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, चलिए अब हम एक अलग टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको समझने का आपको प्रयास करना है। कह रहा है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 मतलब 100.34 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, 3-4 डिग्री सेल्सियस पाया गया। तो ग्लूकोज की मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। क्वेश्चन आपको केवल सबसे पहला हमें क्या पता करना है, लक्ष्य क्या है। लक्ष्य हमें पता चल गया, ग्लूकोज की मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है, लक्ष्य पता चल गया। दूसरा में क्या पता करना है कि इसमें जो वैल्यू दिया है वो किसका वैल्यू है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, ठीक है, मतलब 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक इतना पाया गया। तो 12 ग्राम क्या है, तो 12 ग्राम ग्लूकोज है जो 100 ग्राम जल में घुल रहा है। तो कौन घुल रहा है, ग्लूकोज ना। तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। किसमें घुल रहा है, 100 ग्राम जल में, तो ये विलायक हो जाएगा। तो यही बात हम अब लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं हल। अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। आप लिखेंगे दिया है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का मान दिया है, ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज का भार कितना है, 12 ग्राम। ग्लूकोज का कितना दिया है, 12 ग्राम दिया है। तो ग्लूकोज का हमने भार लिख लिया। देखिए ग्लूकोज क्या है, एक विलेय है ना, तो ग्लूकोज की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, विलेय भी लिख सकते हैं। विलेय हम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे आपको आगे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे विलेय लिख दे रहा हूँ।
तो ये है विलेय का भार। जैसे हमने विलेय का भार ज्ञात किया उसी प्रकार हम विलेय का अणु भार भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं विलेय का अणु भार। तो विलेय का अणु भार क्या हो जाएगा? देखिए विलेय क्या है? ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, यही ना होता है जी। तो देखिए इसका निकाल के मैं बता रहा हूँ, इसका शायद 180 होता है, 180 होता है, बट फिर भी मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे निकलता है। देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है, तो हम लिखेंगे 6। और कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 12 लिख दिया, बीच में प्लस। हाइड्रोजन की संख्या होती है 12, तो 12 अगुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 1 लिख दिया। ऑक्सीजन की संख्या है 6, तो प्लस 6। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 हमने लिख दिया। क्या हो जाता है कभी कभी। ठीक, खत्म हो गया क्या भैया? कहाँ से? देखिए तो 12 में अगर 6 का गुणा करते हैं तो 12 6 72 हो जाएगा। अब 12 एकम में 12 कितना हो जाएगा? 16 छक्के 96। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये क्या हो जाता है? 6 और 2 8, 2 10 का 0, फिर से 9 1 10, 10 7 17, 1 18, 180 आ गया। तो ये आप याद रखेंगे, विलेय का अणु भार जो होगा वो 180 होगा। तो ये क्या हमने निकाला है? अणु भार निकाला है। तो देखिए विलेय का हमने भार ज्ञात किया, अणु भार ज्ञात किया। क्यों ज्ञात किया वो आपको आगे समझ में आएगा। याद रखेंगे एक और बात, देखिए ये 12 ग्राम है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। यहाँ पे विलेय का भार को स्मॉल w से दर्शाते हैं, 12 ग्राम। देखिए ये अणु भार है ना, इसको भी मैं थोड़ा सा सुधार करूँगा। और देखिए अणु भार को स्मॉल m से दर्शाते हैं। ये क्या है? अणु भार है। संकेत रूप में लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला आपको बड़ा मिलने वाला है। तो इतनी बात आप समझ गए। विलेय का हमने भार ज्ञात कर लिया, अणु भार ज्ञात कर लिया। ठीक है, ये कितना है? 180 है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 180। ये विलेय का भार है, विलेय का भार, विलेय का अणु भार, इतना हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद ये 100 ग्राम जल में घोला गया, घोलने पर, तो 100 ग्राम जल में घोलने पर, देखिए ग्राम में दिया है ना, अगर ml होता, लीटर होता तो बिलियन का आयतन होता, परंतु यहाँ पे ग्राम दे दिया है, इसका मतलब विलायक का भार है। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे विलायक का भार। विलायक क्या है? जल ही है, तो जल का या विलायक का भार। विलायक का भार कितना दिया है? 100 ग्राम दिया है। तो विलायक का भार को आपको एक बात याद रखना है, विलायक का जो भार है इसको हम कैपिटल W से दर्शाते हैं। वो कितना है? 100 है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये भी, इसको भी मैं पोस्ट में कर दे रहा हूँ, इसकी आवश्यकता हमें आगे पड़ेगी। देखिए जिसको पोस्ट में मैं कर रहा हूँ वो सभी आपको आगे इम्पॉर्टेंट है, आगे आपको पड़ेगा उसका काम। आप समझिए। अब देखिए कह रहा है कि 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100 डिग्री, मतलब कितना? 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। तो पाया गया है, कह रहा है पाया गया। तो अगर हम कहें कि विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा, तो ध्यान से आप समझेंगे, विलयन का क्वथनांक, तो विलयन का क्वथनांक कितना है? यहाँ पे कह रहा है कि 100 मतलब 100.34 ये आपको पाया गया है। तो देखिए पाया ना गया है इतना, परंतु विलयन का क्वथनांक कितना होता है? कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वास्तव में तो 100 डिग्री सेल्सियस था, परंतु जैसे ही हमने क्या किया है, जैसे ही हमने 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक इतना हो गया है। जब घोले हैं तब हुआ है, उससे पहले 100 था। ठीक है, तो विलयन का क्वथनांक कभी भी 100 होता है, इसको मान के हम लेके चलते हैं। तो अब देखिए
ये क्या होता है, विलियन का क्वथनांक। तो विलियन का जो क्वथनांक है इसको हम डेल टी बी से हम दर्शाते हैं। डेल टी बी इक्वल टू, बताइए यहाँ पे कितना 100.34 दिया गया है, यहाँ पे 100 दिया गया है। तो यदि इतने में से इतने जाता है तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.34 डिग्री सेल्सियस, यही ना बचेगा जी। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। तो देखिए विलेय का भार ज्ञात किया, अणुभार ज्ञात किया, विलायक का भार ज्ञात किया, फिर से विलियन का क्वथनांक ज्ञात किया। अब इसके बाद हमें कह रहा है ग्लूकोज का मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम गणना करते हैं। तो यहाँ पे हम अणुभार का फॉर्मूला जानते हैं, m इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w बाई डेल टी बी इंटू कैपिटल W, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपको ये नहीं कहना है कि भैया यहाँ पे m क्या है W क्या है, क्योंकि सबको हमने संकेत रूप में बताया है। देखिए यहाँ पे m क्या है, विलेय का अणुभार है। तो विलेय का अणुभार कितना है 180 है। तो ये बात आप याद रखेंगे 180 इसका है। अब देखिए यहाँ पे मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे जो डेल के बी दिखाई दे रहा है यही है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो इसकी गणना करना है तो ये दोनों इधर भाग में है, इधर आएंगे तो गुणा कराएंगे। तो बस केवल इसका मान निकालें तो सब पक्षांतर आप कर देते हैं। तो ये m इंटू डेल टी बी इंटू कैपिटल W बाई 1000 स्मॉल w, ये आपका आ जाएगा। पक्षांतर हमने कर दिया केवल यहाँ पे तो डेल के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब मान हम पुटअप करेंगे। यहाँ पे m का मान अब हम देखेंगे तो अणुभार का मान कितना दिया है 180, ठीक है। तो 180 यहाँ पे लिखते हैं। अब फिर से गुणा डेल टीबी का मान हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए टीबी जो क्वथनांक का उन्नयन है इसका मान है 0.34। उसके बाद फिर से इंटू कैपिटल W का मान हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया है 100, तो 100 हमने लिख दिया। नीचे 1000 है तो 1000 हमने लिख दिया। स्मॉल W का मान दिया है 12, तो 12 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। इतना समझ गए। अब देखिए एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया, उसके बाद एक 0 से एक 0 कट गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3 3 0 से 3 0 कट गया है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बचा है इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, इधर साइड में आपको दिखाई दे ही रहा होगा। चलिए मैं यहीं पे करने का प्रयास करता हूँ, नया स्लाइड नहीं लेना चाहता, ठीक है। ठीक, देखिए अब आप ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 18, तो ये हमने 18 लिख दिया। 18 गुणे 0.34 बचा है, 0.34 यही ना बचा है। यहाँ पे 1 का तो कोई मतलब है नहीं, 1 गुणा कराएगा तो उतना ही हो जाएगा। नीचे क्या बचा है ओनली 12 है, तो 12 हमने यहाँ पे लिख दिया। भैया पता नहीं क्या हो गया है। अब देखिए इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये अगर करें तो 12 3 चौको 12, ठीक है, और 3 छक 18, ठीक है। फिर से 2 1 दूना 4 और 2 तिहाई 6, मतलब 3/2 आ गया। तो ऊपर 3 गुणे क्या हो जाएगा 0.34 और बाई 2 हो जाएगा, इतना ही होगा ना। अगर हम इसका गुणा करा कर देखते हैं तो ये अगर गुणा कराते हैं तो 4 में अगर 3 चौको 12 का 2, ठीक है, और 3 3 9 1 10, तो ये 10 हमने लिख दिया पर यहाँ पे रहेगा तो 1.02 हो जाएगा। आप बुरा करा कर देख लीजिएगा भाई 2 आ गया। अब अगर 2 में अगर या तो आप इतना ही आंसर रहने दें, या अगर 2 में आप 1.02 से अगर भाग देते हैं तो आपका जो KB का मान आ जाएगा
वो 0.51 आ जाएगा। तो 0.51 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार देख लूँ, चेक कर लूँ, या आपको दिखाई दे रहा है ना, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, ले लिए होंगे तब तक स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा फ़ैन को मैं थोड़ा सा डाउन कर दूँ, बहुत स्पीड चल रहा है। ठीक, तो इतनी बात आप समझ गए। इस टाइप के ही आपको न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल लगभग 5-5 नंबर में, ये 5-5 नंबर वाला न्यूमेरिकल है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप तैयार कर लीजिएगा। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है। केवल इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूले पर मान पुटअप करेंगे, आपको सब आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से हम इसी टाइप के एक और न्यूमेरिकल हम देखकर आपको प्रैक्टिस कराते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को कर लिए तो समझिए आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। कह रहा है कि 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक वृद्धि कितना हो रहा है, 56.88 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस तक पाई गई। कार्बनिक यौगिकों का अणु भार ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे किसका, कार्बनिक यौगिकों का अणु भार ज्ञात करना है हमें। लक्ष्य पता चल गया, अणु भार ज्ञात करना है। एसीटोन का क्वथनांक कितना है, इतना है। ठीक है, एसीटोन का क्वथनांक इतना तथा आणविक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, आणविक उन्नयन स्थिरांक का मान कितना दिया है, कितना 16.7 केजी क्या है, केल्विन केजी इंटू मोल -1 होता है, मतलब 1 है। तो यहाँ पे देखिए अब किस किस चीज़ का मान दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है, अणु भार ज्ञात करना है। देखिए आपको ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा समझना नहीं, आपको सबसे पहले टारगेट पता चल गया कि आपको अणु भार का मान ज्ञात करना है। अणु भार को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो स्मॉल m का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब जो दिया है उसको सिंपल में आप लिखेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम दिया है करके लिखते हैं। दिया है किसका मान, कह रहा है कि इतने ग्राम कार्बनिक यौगिकों को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर, मतलब कार्बनिक यौगिक जो इतना है इसको 10 ग्राम एसीटोन में घोल रहे हैं। तो जो घुलता है वो विलेय होता है, मतलब ये विलेय है और किस में घुल रहा है, एसीटोन में। तो एसीटोन ये वाला विलायक है। तो विलेय का भार कितना दिया है, कार्बनिक यौगिकों का भार दिया है वो इतना। तो हम लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार 0 पॉइंट कितना, विलेय का भार को स्मॉल w से दर्शाते हैं। स्मॉल w का मान है 0.707 ग्राम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इतने ग्राम एसीटोन में घोला गया, मतलब ये एसीटोन क्या है, विलायक है। तो हम लिखेंगे विलायक का भार। विलायक के भार को किससे हम दर्शाते हैं, कैपिटल W से। तो कैपिटल W का मान है 10 ग्राम। तो विलेय का भार पता चल गया, विलायक का भार पता चल गया। उसके बाद कह रहा है कि अब यहाँ पे ध्यान समझेंगे, 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक वृद्धि इतने तक पाई गई। मतलब क्वथनांक ध्यान से आप समझेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि इतने कार्बनिक यौगिकों को एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि कितना, यहाँ पे 56 पॉइंट क्या 88 कह रहा है ना, 88 डिग्री सेल्सियस पाई गया। ठीक है, पाया गया। तो कार्बनिक यौगिकों का अणु भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि एसीटोन का क्वथनांक इतना है, वास्तव में तो इतना है, परंतु जब इसको कार्बनिक यौगिकों के एसीटोन में घोला गया तो इतना पाया गया। मतलब यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है, तो क्वथनांक की वृद्धि, क्वथनांक जो डेल टीबी का मान है वो क्या कर देंगे, देखिए जो अभी जो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने की वृद्धि हुई है। तो 56.88 है। इसमें अगर हम घटा देते हैं प्रारंभिक वाले को जो अभी है वो है 56.38। ठीक, अब घटाते हैं जी। अब देखिए, तो अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 538, मतलब 0.50 ये आ जाएगा डेल टीबी का मान। ये डेल टीबी का मान हमें क्या आ गया, ये आ गया।
ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्वथनांक का उन्नयन का मान है, ठीक है, क्वथनांक का मान कितना है 0.50 का है, या 0.5 भी कह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0.50 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो इतनी बात हम समझ गए। अब आप ध्यान से समझेंगे। अब हमें एक और चीज कह रहा है कि आणविक उन्नयन स्थिरांक का मान दिया है, मतलब यहां पे हम लिख देंगे आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक को भी डेल के बी से ही प्रदर्शित करते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक को भी काफी कभी काम ही नहीं कर रहा है भैया, क्या किया जाए इसको। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, आणविक उन्नयन स्थिरांक को भी डेल के बी से ही प्रदर्शित करते हैं, और मोलल उन्नयन स्थिरांक को भी हम डेल के बी से ही प्रदर्शित करते हैं। तो आणविक उन्नयन स्थिरांक का मान कितना दिया है 16.7, यही ना दिया है जी, मात्रा को फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है, तो इतना मान दिया है। अब देखिए हमसे क्या कह रहे हैं, अणु भार का मान ज्ञात करने को। तो हम जानते हैं कि अणु भार m इजकल टू, ठीक है, हम क्या जानते हैं, अणु भार m इजकल टू क्या होता है 1000 इंटू डेल के बी इंटू स्मॉल w बाई डेल टी बी बाई कैपिटल W। ठीक है जी, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। तो ये बताइए, इसी फॉर्मूले पर रखेंगे। देखिए स्मॉल m इसी का तो अणु भार ये है ना, अणु भार का ही मान ज्ञात करना है। तो अब हम इसको मान रखते हैं, मान तो आप रखेंगे, तो आप इसको आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। देखिए मैं फिर भी कर दे रहा हूँ, m का तो मान ज्ञात करना है, ये 1000 है तो 1000 हमने लिख दिया, डेल के बी का मान कितना दिया है 16.7, स्मॉल w का मान दिया है 0.707, ओके जी। उसके बाद डेल टीबी का मान दिया 0.5, और कैपिटल W का मान दिया है, कैपिटल W का मान दिया है 10, ठीक। अब बताइए आप इसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। इसके बाद मेरा काम नहीं, मतलब मैं तो कराऊंगा, ठीक है, बट आपको ये समझना चाहिए, इसके बाद आप अगर मिस्टेक करते हैं तो ये आपकी गलती है। यही मुझे इतना ही मेन चीज़ें समझाना था कि भैया क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व होगा, इसके बाद ये तो आना ही चाहिए 100%। इसको नहीं आ रहा है जिन विद्यार्थियों को, मैं उनसे कहूँगा बी प्रैक्टिस आप करते रहिए, लगातार आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे, अब आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए ये दशमलव है, दशमलव के 1 2 3, अगर इस दशमलव के 3 अंक इधर भेजना है तो ये 3 जीरो, मतलब अगर 1000 से हम इसमें गुणा करा देंगे तो तब ये दशमलव इधर आ जाएगा। तो अगर 1000 में इसका हम गुणा कराते हैं ना, तो ये जो दशमलव 707 है वो 707 मतलब 707 हो जाएगा, और ये कितना है 16.7 है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए 0.5 है, अगर 10 का इसमें हम गुणा करा देते हैं तो ये ओनली 5 हो जाएगा, ठीक है जी। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब आप 70 मतलब कितना है 707 में आप 16.7 का अगर आप गुणा कराते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, अगर आप गुणा करा लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 11,806.9, ठीक है। 11,000 कितना आ जाएगा 11,806.9 बाई 5। आप भाग गुणा करा कर देख सकते हैं 11,806.9 आ जाएगा। और यदि आप इसमें अगर 5 का भाग दे देते हैं तो 2361 आ जाएगा। यदि आप भाग देते हैं तो 2361.38 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। 2361 दशमलव कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो है अणु भार का मान इतना आ गया।
तो देखिए ये तो मैंने डायरेक्ट मुझे पता था, ठीक है, मैंने बुक से देखकर तुरंत आपको बता दिया गुणा करके, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है। समय अगर मैं दे भी पाता, ठीक है, मैं तो करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका समय जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करें, गुणा भाग कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि मैंने मान लिया तो आप तुरंत मान के लिख लें, आप चेक करें कहीं गलती तो नहीं है, समझ रहे हैं ना, तो ये बात है। उसके बाद भाग देने का भी प्रयास कीजिए। तो ये आपका इतना आंसर आ गया। तो ये हुआ, इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। आपको लगभग 2 हमने कराकर दिखा दिए इसी टाइप के फॉर्मूले पर। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे और हम देख लेते हैं। ले लिए होंगे जी, चलिए जी देखिए, एक हम क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, ठीक है जी, ये आपके लिए क्या है, होम वर्क। मैं आशा करता हूं कि आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, आप इसको करके आएंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक, जिसका अणुभार इतना है, को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांकों में 0.60 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस है, की कमी पाई गई तो बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि इसको सॉल्व करने का। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। यहाँ पे मोलल अवनमन स्थिरांक, इसका मतलब डेल के बी का मान ज्ञात करने को कह रहा है, समझ गए ना, तो आप कर लेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको आसानी तरीके से मैंने आज के इस वीडियो में 5 टॉपिक को, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है, जो कि आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। मैं आपसे केवल एक ही चीज़ कहूँगा, यदि आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका एक बेनिफिट है, एक मेरा भी बेनिफिट है कि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहला आपका बेनिफिट यही है कि जो भी नोटिफिकेशन पहुँचेगा, ठीक है, तो आप उससे पढ़ाई कर पाएंगे। दूसरा ये है, मेरा बेनिफिट यही है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे मुझे अच्छा लगेगा, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचेगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, बट आप समझ ही रहे हैं, तो आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, अपने लिए मेहनत किया जा रहा है। यदि आप ही मेहनत कर रहे हैं, अब मान लेते हैं आपको कुछ ना आए, कुछ अच्छा नंबर ना आए, तो आपको भी दुख लगेगा ना। तो ठीक है, जो भी हो। पार्ट 1 आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है केमिस्ट्री का, आप उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।